की क्लास में हम अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अभिप्रेरणा और अधिगम में क्या संबंध होता है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर अधिगम क्या होता है और अभिप्रेरणा इससे कैसे जुड़ी हुई होती है। जब हम ये कहते हैं कि हम किसी बच्चे का सीखना, जब एक बच्चा कुछ सीखता है यानी कि नई नई अपने खुद की नवीन प्रक्रियाओं से नवीन ज्ञान जानकारी को सीखता है, उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, यानी कि उसको सीखना कहते हैं। पर जब वही बच्चा उस चीज़ों को करने के लिए, यानी कि मान लीजिए उसको कुछ सीखना है, अब यहाँ पे उसके सीखने के लिए ना उसको कोई ना कोई तत्व चाहिए या फिर कोई बल चाहिए जिससे वो बार बार उस कार्य को दोहराएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐसा कोई बल होगा जो उसे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा। या फिर ऐसा कोई भी कार्य हो या फिर कोई भी चीज़ हो जिसे हम करते हैं, मान लीजिए हम पढ़ते हैं या फिर हम किसी चीज़ पेपर की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी एक ऐसा बल होता है जो हमें उसके पीछे करने के लिए हमें उकसाता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जैसे अगर हम पानी भी पीते हैं तो वो भी तो एक अभिप्रेरणा के कारण ही होता है, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसे तत्व उजागर होते हैं जिसकी वजह से हम वो कार्य करते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे का अगर हम कह सकते हो कि अधिगम करवाना है या फिर उसे कुछ सिखाना है तो वहाँ पे अभिप्रेरणा की एक अहम भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा और अधिगम आपस में साथ साथ चलते हैं। अगर एक बच्चे का सबसे अच्छा अधिगम हो रहा है, लर्निंग उसकी बहुत अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अभिप्रेरणा भी हो सकती है। और यहाँ पे हम दो तरह के अभिप्रेरणाओं के बारे में पढ़ते हैं, एक आंतरिक और एक होता है बाह्य। ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आंतरिक क्या होता है? देखिए, जब मैं कहती हूँ कि आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, उस समय आपको कोई बाहर से कोई आपको बताता नहीं है, आपके अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर मैं कह सकती हूँ कि ऐसा बल उत्पन्न होता है जिसकी वजह से आप पानी पीते हो या फिर खाना खाते हो। ठीक है, या फिर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसके लिए भी आपको अंदर से आपके सिद्धांत होते हैं कि आपको ये काम करना है। एक इंसान अच्छा या बुरा काम कब करता है? जब उसके अंदर की खुद की प्रेरणा होती है। और बाह्य प्रेरणा की मैं बात करूँ तो अभिप्रेरणा की, अगर आप बाहर किसी, अगर कोई बाहरी तत्व यानी कि आपके माता पिता आपको कुछ कार्य करवाने के लिए आपको बाबा पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, आपकी टीचर आपको दंड देती है या फिर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ से बच्चों का अधिगम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये अभिप्रेरणा और अधिगम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इसी को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझेंगे या फिर पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अधिगम और प्रेरणा को, कि विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों या फिर मैं कहते विद्वानों ने क्या इसके बारे में बताया है और अधिगम कैसे एक बालक के विकास में या फिर उसकी लर्निंग प्रोसेस में या फिर उसके अधिगम में कैसा एक अहम भूमिका निभाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो विद्वान हमारे सामने आते हैं वो है क्रेचफील्ड। ठीक है, तो क्रेचफील्ड हमको क्या समझाते हैं? उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। यानी कि आपके किसी भी कार्य करने के पीछे एक सवाल होता है, वो होता है क्यों का, फिर मैं कहूँगी वाई का। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसके पीछे एक वजह है कि आपको उस टॉपिक को मैं समझा सकूँ, उसको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो यही क्रेचफील्ड कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे एक बल प्रेरक होता है और उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। और मतलब उस काम को करने के लिए उसे अभिप्रेरणा कहते हैं और कहीं ना कहीं उसी बल प्रेरक के कारण ही कार्य को भी संपादित या फिर होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है? प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यानी कि प्रेरणा क्या करती है? हमारी क्यों का उत्तर देती है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे वजह क्या है, प्रेरणा उसका उत्तर देती है। किस वजह से हम किसी कार्य को करते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए ना एक पीछे उसके कोई ना कोई ज़रूर एक बुनियादी चीज़ होती है। बच्चों की बात की जाए तो अगर बच्चे कोई कार्य करते हैं, अगर कोई बच्चे स्कूल में पढ़ के नहीं आ रहे तो आप उसको दंड देते हैं। ठीक है, और जो पढ़ के आ रहे हो आप उसको पुरस्कार देते हैं, और जो बच्चे टॉप करते हैं स्कूलों में आप उनको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो आगे पढ़ सकें, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती है, क्यों करते हैं। ठीक है, इन सभी क्रियाओं का एक बल प्रेरक होता है जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि अब आपको किसी भी कार्य को करवाने के लिए ना एक बल चाहिए, एक प्रेरक की आवश्यकता होती है और इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है या फिर किसी को इंजीनियर बनना है या फिर
किसी को डांस में इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर किसी को म्यूज़िक में है, इन सब चीज़ों का मैं एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चीज़ के लिए एक बच्चे में एक प्रेरक का काम कर रहा हो, यानी कि आप उसके लिए हर रोज़ उसे पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसे एक डॉक्टर बनना है, हर रोज़ बच्चा पढ़ाई कर इंजीनियर बनना है, वो डांस की प्रैक्टिस बार बार कर रहा है, यानी कि उसके पीछे ना कोई एक बल ज़रूर होगा, उसी को हम प्रेरक कहते हैं। और कहीं ना कहीं वो कि हमारे इस कार्य को, यानी कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, उसको उसके पीछे एक वजह होती है, और यही अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। तो क्रेजफील्ड ने हमें को क्या बताया कि हमारे सवाल का उत्तर देते हैं कि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बोला है प्रेरक। तो देखिए मैंने आपको बताया प्रेरक कौन होता है, जो आपके किसी भी कार्य को करवाने के लिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए किसी बच्चे को डांसर बनना है। अब यहाँ पर इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्निंग किस प्रकार से होगी, वो रोज रोज प्रैक्टिस करेगा डांस की, है ना। तो यहाँ पे उसके ये प्रेरक कौन होता है, जो उसके ये रोज रोज प्रैक्टिस, पहले दिन, सेकेंड मंथ, 3 साल 4 साल, इसके बाद ही कोई अच्छा कुछ कार्य कर पाता है ना। तो उसके किसी भी कार्य को नियमित करवाने के लिए एक तथ्य हमारे सामने आता है प्रेरक का, जो हमें किसी भी कार्य को करवाने के लिए नियमित रूप से, अब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको, उस कार्य को करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यही क्या होता है, प्रेरक होता है, ठीक है। जैसे प्रेरक एक ऐसा बल है, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जिससे व्यक्ति निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जो मैंने आपको समझाया, आपको एक डांसर का एक बच्चे को डांस सीखना था, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए उसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मान लीजिए यहाँ पे उसका प्रेरणा क्या हो सकती है, या फिर मैं कह सकती हूँ उसे डांसर, उसके दिमाग में हो सकता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो उसकी प्रेरणा हो और उससे प्रभावित हो। तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है ना, वो जो तत्व है, कारक है, वो उस बच्चे को कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि वो उसके लिए क्या है, एक बल है, उस बच्चे के लिए वो क्या है, एक बल है उस बच्चे के लिए। तो ये क्या हो गया, वो प्रेरक का रोल अदा करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गुड। तो हमारे सामने विद्वान गुड है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रेरक कार्य को आरंभ करने या फिर नियमित रखने की प्रक्रिया है, जो मैं आपको समझाया अभी आपको, कि इस बच्चे को क्या करना पड़ा। अब उसके, मान लीजिए उसे पता तो है कि उसके लिए उसे कार्य करना है, उसे वो चीज़ बनना है या फिर उसे करना है। पर अगर मान लीजिए यही बच्चा अगर पहले दिन काम करता, ठीक है, पहले दिन काम करता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करता, अगले दिन नहीं करता, वो उसके लिए कोई भी, अगर उसके दिमाग में कोई अभी प्रेरणा होती ही नहीं, कोई प्रेरक उसका होता ही नहीं, यानी कि फिर वो काम को दूसरे दिन नहीं करता, वो बैठ जाता, उसे कहता मुझे नहीं करना, जो आजकल बहुत बच्चों के साथ होता है। फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पहले दिन तो जोर शोर से पढ़ाई होती है, सेकंड डे नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे किसकी भूमिका आती है, एक प्रेरक की भूमिका आती है। और वही कह रहे हैं, आप गुड ने कहा है कि एक प्रेरक क्या होता है, एक काम को आरंभ तो हो गया है, पर उसको नियमित रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी काम को नियमित रूप से नहीं करते हो, पढ़ाई रेगुलर नहीं करते हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, उसे रेगुलर आपको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, तो आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही गुड ने कहा है कि प्रेरक क्या करता है, आपके कार्य को नियमित रखना है, यानी कि लगातार करवाने के लिए आपको मदद करता है, ठीक है। आरंभ या फिर नियमित, रेगुलर, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा। सेकेंड हमारे सामने है स्किनर। और देखो स्किनर हमारे जो विद्वान है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है, वो क्या होता है, एक राजमार्ग होता है, यानी कि एक गोल्डन पाथवे। राजमार्ग वो इसलिए कहा है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई करी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको मन नहीं किया, आप नहीं करोगे, ठीक है, नहीं मन नहीं किया। पर मान लीजिए यहीं पे आपके टीचर आते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि नहीं, आपको अभी पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फोर्स आई और आपको उस अधिगम के लिए, उस लर्निंग के लिए आपको फोर्स करती है। और आपने फिर क्या किया, आप चौथे दिन फिर से पढ़ाई करते हैं, पांचवें दिन फिर से पढ़ाई करते हैं, छठे दिन फिर से पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए सातवें दिन आपका मन नहीं किया, पर फिर से वो फोर्स आएगी और आपको फिर से प्रेरित करेगी कि नहीं, अभी भी आपको पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, ये अधिगम के लिए, तो जो ये अभिप्रेरणा आपकी आ रही है ना, वो किसी रूप में भी है, आपके आंतरिक रूप से भी है या फिर बाह्य रूप से है। तो ये आपके लिए, एक अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग होता है, यानी कि वो किसी भी काम को नियमित रखता है। और खासकर अगर आप रुक जाते हो, तो वो आपको एक बल देता है कि हाँ, आपको दोबारा इस काम को जरूर करना है। तो ये क्या हो गया, प्रेरक क्या हो गया,
अधिगम के लिए राजमार्ग हो गया। ठीक है, तो स्किनर ने ये हमको समझाया कि अधिगम के लिए क्या होता है, प्रेरक एक राजमार्ग होता है, एक पाथ, गोल्डन पाथवे है जिसके तहत बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है प्रेरणाओं का वर्गीकरण। देखिए प्रेरणाओं का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप किसी से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, सीधा आप जाके पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपके पास आया जिसने आपको बताया आपको पानी पीना है, नहीं आया ना। अब मान लीजिए आपको पढ़ना है, ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको, आपका मन नहीं कर रहा है पर आपको फोर्स किया जाता है आपके माता पिता के जरिए या फिर आपके दोस्तों के जरिए, कोई भी जो आपको आपका अच्छा चाहता है वो कहेगा कि आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको पानी पीना था तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपके आंतरिक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। या फिर मैं कोई एग्जाम्पल दूंगी कि अगर मान लीजिए अच्छा आपके मूल्य, वैल्यूज की बात करती हूँ, आप कुछ अच्छा, आप अच्छे इंसान है तो आप अच्छा काम करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो बल है ना, ये जो अभी आपकी जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये आपके आंतरिक रूप से आती है। ठीक है, यानी कि इंट्रिंसिक, आपके अंदर से आती है, और इसी को हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। और जब आपको तो ये पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। तो पहला प्रेरणा क्या हो गई, पहली प्रेरणा हो गई आंतरिक प्रेरणा, जहाँ पे आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप खुद से आपके अंदर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपके जो आपकी जिज्ञासा है उनको शांत करने के लिए आप उस कार्य को करते हैं, आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप अंदर आंतरिक रूप से आप सक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपने पढ़ाई करी थी तो आपका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, पर कोई बाहरी तत्व आता है आपके पास और कहते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बाहरी प्रेरणा आपके सामने आती है और यहाँ पर आपको फोर्स करती है, आपको बल देती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाह्य प्रेरणा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेरणाओं का वर्गीकरण है जहाँ पर दो तत्व हमारे सामने आते हैं, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। यानी कि आंतरिक क्या होता है, जहाँ पर आपको किसी भी की जरूरत नहीं है, आप आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर से वो बल उत्पन्न होता है या फिर वो शक्ति में उत्पन्न होती है। दूसरा जो मैंने आपको बाह्य बताया था उसमें क्या हुआ था कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आप उस कार्य को करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए एक बाहर से तत्व आता है, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो टीचर्स उनको गिफ्ट्स देती है, मतलब उनको दंड देती हैं, और जो पढ़ के आते हैं तो उनको पुरस्कार देती है। तो ये सब क्या है, बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया प्रेरणाओं के, दो प्रेरणाओं के बारे में, एक था आंतरिक और दूसरा था बाह्य। अब आगे देखते हैं। देखिए पहला क्या था हमने पढ़ा, आंतरिक। जब भी मैंने आपको बताया दो वर्गीकरण हमने किए थे, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा था इंट्रिंसिक। अब ये है इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक। आइए इसके अंदर पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान के मूल्य एवं सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रेरणा, एक हर इंसान की सोच, व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, उसके वैल्यूज अलग अलग होते हैं, उसके सिद्धांत अलग अलग होते हैं। देखिए आंतरिक प्रेरणा को इंसान जन्म के साथ लेके आता है, और ये कहीं इसके लिए उसे बाहर की किसी भी तत्व की जरूरत नहीं है वो। और खासकर ये आपके साथ, समय के साथ आपके आस पड़ोस से आप जैसे चीज़ों को समझोगे आप वो आपके अंदर आ जाएंगी, है ना। तो जैसे कि एक है व्यक्तिगत प्रेरणा, यहाँ पे क्या हो गया, मूल्य एवं सिद्धांत। जैसे कि हर इंसान के एक मूल्य होते हैं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद की एक व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, आप वो उसके लिए किसी दूसरे इंसान पे निर्भर नहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी अच्छा काम करते हो, चोरी ना करना, ये सब क्या है, या फिर अच्छा हो गया या फिर बुरा हो गया, या फिर किसी बात को मानना, आपके सिद्धांत जो होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत प्रेरणा होती है जो इंसान को कार्य करवाती है। अब दूसरा है प्राथमिक प्रेरणा, जो मैंने आपको बताया था, भूख लगने, जो प्राथमिक प्रेरणाएं वो प्रेरणाएं होती हैं जो इंसान अपने जैविक चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि जन्म के साथ लेके आता है, जैसे कि भूख, प्यास, खाना, नींद। और इसके लिए आपको किसी भी, आपको नींद आती है आप सो जाते हैं, आपको खाना जाके खा लेते हैं। ठीक है, कोई बताता नहीं है आपको, ये आपके आंतरिक रूप से आती है, अंदर से ये उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक प्रेरणा, जो आपकी ज़रूरत है, एक प्राथमिक चीज़ है आपकी। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि, है ना, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक प्रेरणा।
अब नेक्स्ट है जैविक प्रेरणा, जो आपके जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि प्यार हो गया, क्रोध, काम को क्रोध दिखाना है, आराम आपकी आपकी सारी चीज़ों के लिए, त्याग की भावना, आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं, उस तरीके से बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है जन्मजात प्रेरणा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, भूख और प्यास। भूख और प्यास जन्मजात इसलिए बोला क्योंकि अभी जन्म के साथ ही आती है। नींद भी ऐसी हो गया यहाँ पे, खाना भी हो गया, ये आपकी आपकी जन्मजात प्रेरणा, यानी कि आप इस जन्म के साथ ही ये सब आती हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा अच्छे से कि ये सब प्रेरणाएं क्या होती हैं, और इसके लिए इसमें हमने यह समझा कि इस प्रेरणा के लिए हमें किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है, एक बाहर के फैक्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आपको किसी चीज़ की कमी होती है, आप खुद ही इस चीज़ को अपने आपको सक्षम पाते हो, और ये सब चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आंतरिक प्रेरणा। अब नेक्स्ट है बाह्य प्रेरणा। देखिए बाह्य प्रेरणा मैंने आपको समझाया था, जब आप किसी कार्य को करने के समय बाहरी रूप से एक बाहर का कोई फैक्टर होता है जो आपको इस कार्य को करने के लिए पुश करता है, फिर उसको आपको फोर्स करता है, तो ये क्या हो गया, बाह्य, एक्सट्रिंसिक। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला यहाँ पे है सामाजिक प्रेरक, यानी कि समाज से आप क्या सीख रहे हो, समाज में देखकर जुलकर, ऐसी चीजें जो आपको समाज में देखने के बाद आपके अंदर से वो प्रेरणा जागृत होती है, ये फिर सामाजिक ज्ञान हो गया। ये सब जैसे कि मैं कहूँ कि अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो क्या उसके एक आंतरिक पक्ष, आंतरिक को छोड़ के बाह्य पक्ष हो सकता है कि उसने समाज में ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेरणा जागृत हो कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है। या फिर हम नेताओं को देखते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने गरीब तबकों से निकलते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र से निकलते हैं जहाँ पर वो समाज के सुधार के लिए निकलते हैं। तो ये सब क्या है, जो ये बाह्य तत्व से प्रेरित होकर ये सब उनके अंदर ये प्रेरक आते हैं कि हमें ये चीज़ों को करना है। ये क्या हो गया, बाह्य प्रेरणा हो गया। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, यानी कि देखिए मनोवैज्ञानिक प्रेरक, जैसे कि साइंस की मैं बात करूँ, किसी किसी इंसान को होता है कि वो जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, करने की, है ना, कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है समाज में, या फिर ये जितने भी हम साइंस के तत्व देखते हैं तो वो क्या होता है, वो जिज्ञासा होती है कि इंसान के अंदर कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो उस चीज़ों को उसे जानने के कारण उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये अभिप्रेरणाएं आती हैं। अब अगला है अर्जित प्रेरक। देखिए अर्जित प्रेरक क्या होता है, जहाँ पर इंसान क्या करना चाहता है, सुरक्षा, यानी कि उसके जीवन जीने के लिए उसे क्या जरूरतें हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ये सब चीजें सामने आती हैं। फिर है द्वितीय प्रेरक। द्वितीय प्रेरक यानी कि प्राथमिक प्रेरक हमने वहां पे पढ़ा था भूख प्यास, और द्वितीय प्रेरक होता है कि जहाँ पे आप क्या करें, सामाजिकता, समाज से चीजें ले रहे हो, सामाजिकता का ज्ञान, यानी कि आप समाज में किस तरीके से आपको रहना है, ये प्रेरक आपके सामने आते हैं, और आपको समाज से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, समाज के लिए, ये सब जो प्रेरक होते हैं ये होते हैं द्वितीय प्रेरक। अब देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रेरणा के बारे में समझा कि प्रेरणा क्या होती है, फिर उसके दो पक्ष समझे, आंतरिक और बाह्य। अब प्रेरक के 4 सोपान, मतलब कि अब आपको पता है कि किसी भी चीज को करने के लिए, अधिगम करने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत है, अभी प्रेरणा की जरूरत है। पर एक प्रेरक ऐसा बल होता है जो इस चीज को आगे बढ़ाता है आपकी प्रेरणा को पूरा करने के लिए, क्योंकि अधिगम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक व्यवस्था से चलें, ठीक है। तो देखिए क्या सबसे पहले क्या आता है, आवश्यकता यानी कि जैसे कि आपकी क्या आवश्यकता है, यानी कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मान लीजिए आपको कुछ करना है जिंदगी में, या फिर मैं कह सकती हूँ कुछ बनना है, तो हो सकता है कि वो आपकी आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या हो सकती है, हो सकता है कि आप आंतरिक रूप से उस चीज़ को आप करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप, अगर मैं कहूँ कि किसी को बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, बिजनेस करना है किसी को, तो वहाँ पर उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, पैसे कमाना हो सकता है। कोई आर्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या मोटिवेशन हो सकती है, उसकी क्या भी प्रेरक क्या हो सकता है उसके लिए, कि उसको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है उसमें। तो सबसे पहले यही है कि एक आवश्यकता इंसान में तभी जागृत होती है जब कोई उसे चीज़ करनी हो, ठीक है। अब ये आवश्यकता ही होती है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को आगे लेके चलता है। अब उसकी आवश्यकता हमारे सामने आई है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे देखते हैं। तो देखिए
आवश्यकता इंसान के अंदर तभी उजागर होती है जब उसके तनाव और असंतुलन महसूस हुआ। यानी कि मान लीजिए जैसे डॉक्टर है, उसको क्यों डॉक्टर बनना है? हो सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा हो कि उसे वो प्रेरित हुआ हो। बिजनेसमैन में हो सकता है कि उसे पैसे बहुत सारे चाहिए हों। आर्ट फॉर्म में किसी इंसान को इसलिए जाना होगा कि उसमें बहुत रुचि है, यानी कि उसके वो चीज़ करने से, बनने से उसे संतुष्टि मिले, आत्म संतुष्टि हो, है ना? तो ये क्या है, ये क्यों उजागर हुए? क्योंकि उसके अंदर एक असंतुलन और तनाव आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आवश्यकता इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा देखते हैं। अब जैसे कि अब आपको पता तो है कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, पर उसके आगे क्या? यानी कि अब आपको पता है कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बट कुछ तो ऐसा फैक्टर चाहिए ना जो आपको इसको आगे लेके जाए। यानी कि सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं ना, आपको आवश्यकता तो है, बट इसके आगे क्या? इसके आगे देखिए, चालक। अब जब आवश्यकता को पूर्ण करने की बारी आती है तो एक चालक है जो आपके प्रेरक को आगे बढ़ाता है। यानी कि अब कोई बल चाहिए आपको जो ये आगे बढ़ाए। यानी कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स हैं, आपको पता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप एक प्रेरक आपके सामने आएगा। यानी कि आप खुद आओगे सामने, चालक आएगा जो इसे पूरा करेगा। आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको आर्टिस्ट बनना था, आर्टिस्ट, तो आपको यहाँ पे पेंट ब्रश की जरूरत पड़ेगी, उसे आप बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि आप अब चालक के रूप में सामने आ रहे हो जो आपके इस प्रेरक, इसके आपकी इस आवश्यकता को, जो आपको चीज चाहिए उसको क्या करेगा? पूर्ण करेगा। ठीक है, और फिर क्या है, और इस आपकी जो ये जो आपकी जो गोल है ना, आपका जो प्रेरक, इस चीज को आप आगे लेके जाएंगे, आगे फॉरवर्ड में। फिर है प्रोत्साहन। अब भाई, अब देखिए, अब डॉक्टर बनना था, पढ़ाई हुई, सबसे पहले आवश्यकता आ गई, डॉक्टर बनना है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि भाई अब क्या होगा? प्रेरक आया जो आपके इस काम को आगे के लेके जाएगा। अब आपको चाहिए प्रोत्साहन। रोज रोज पढ़ाई करने से काम बनेगा, तो आपको प्रोत्साहन रोज चाहिए होगा अपने माता पिता का, या फिर आपके आंतरिक रूप से आप चीज़ों को रोज रोज प्रोत्साहित रहेंगे। तो आप यहाँ पे प्रोत्साहन, दूसरी चीज़ आ गई। अब आर्टिस्ट को क्या चाहिए था? उसकी आवश्यकता थी, उसकी नीड क्या थी? आत्मसंतुष्टि, या फिर उसकी जो रुचि है। प्रेरक को खुद सामने आया, उसने अपने इस बल को लेने के लिए आगे आया। उसके बाद क्या हुआ? वो खुद को प्रोत्साहित करता है, बार बार रोज कार्य को करता है, फिर उसको आसपास से उसके कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई है तुमने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये प्रोत्साहन उसके सामने आया। आगे क्या होगा? तो प्रोत्साहन एक ऐसा बल होता है जो वातावरण को देखते हुए प्राणी के चालक को शांत कर देता है, अर्थात शक्ति से अत्यधिक मिलना, जो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे क्या हुआ? उस डॉक्टर ने रोज पढ़ाई करी, ठीक है, उसको घर वाले मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि वो उससे खुश हैं। या फिर आर्टिस्ट के काम को देखते हुए लोग उसको प्रोत्साहित करें कि आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसकी जो इसकी जो बल है ना, ये जो इसके अंदर जिज्ञासा जो हो रही है, फिर जो असंतुलन उसके अंदर आया है, तो ये धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि यहाँ पे रोज रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे उसका रोज प्रोत्साहित किया जा रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं वो शांत होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर है प्रेरक। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेरक, अब तीनों चीजों का मेल हो गया। आवश्यकता आ गई, आवश्यकता भी यहाँ पे पूर्ण हो रही है, चालक भी आ गया सामने जो कार्य कर रहा है रोज, फिर आपको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अब यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति होती है, यहाँ पे प्रेरक नहीं होगा, यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति होती है क्योंकि इन सब के मिलने की वजह से आप रोज कार्य कर रहे हैं, आप रोज डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, बनने के लिए आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, आप रोज मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिससे आप क्या करते हो? आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो आपका लक्ष्य था, डॉक्टर बनना है, फिर आर्टिस्ट बनना, ये तीनों के मेल से तो हुआ ना। आपकी आवश्यकता क्या थी? डॉक्टर बनना। चालक आप खुद हो, आप उसको लेके आगे चल रहे हो, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कर करके प्रोत्साहित होते हो। आप आपके आसपास के माहौल की वजह से आप प्रोत्साहित होते हो, है ना। तो फिर एंड में क्या हुआ? इन तीनों के मिलने से क्या हुआ? लक्ष्य प्राप्ति। आपने ये चीज़ प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ ये थी इसके 4 सोपान, यानी कि मैं कह सकती हूँ 4 पद, जो किसी भी अभिप्रेरणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिसे लक्ष्य प्राप्ति होती है, जो मैंने आपको कहा, इससे क्या होगी? लक्ष्य प्राप्ति होगी। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। या तो कुछ भी, किसी कार्य को करने के लिए ये चारों ही सोपान बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल दूँ कि आपको एक और यहाँ पे कि आपने बहुत मेहनत करी पर आप फेल हो गए। ठीक है,
चालक ने काम किया था, पढ़ाई रोज हो रही थी, पर वो प्रोत्साहित भी था पर फेल हो रहा था। पर यहाँ पे फेल होने के बावजूद हो सकता है कि वो फिर से मेहनत करेगा, फिर दोबारा पास हो सकता है ना, बार बार। तो ये प्रोत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो जाएं, और आपके लिए उसके लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रोत्साहन ही एक महत्वपूर्ण तत्व है जो एक इंसान को नीचे गिरने से बचाता है। मैं कह सकती हूँ कि उसे असफल होने से बचाता है। असफलता के बावजूद वो सफल हो सकता है प्रोत्साहन के जरिए, और एंड में कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होनी ही है, चाहे वो किसी भी जरिए हो, वो होता ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अभिप्रेरणा की विधियाँ। आप किसी को भी अभिप्रेरित करने के लिए, किसी को भी मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर किसी को आपको चाहते हो कि कोई बच्चा जो है वो प्रेरित रहे, वो रुके नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हो, देखते हैं। पुरस्कार व दंड देकर सबसे आसान विधि है। बच्चों को अगर वो काम करके लेके आते हैं, छोटे बच्चों को देख लीजिए, आप उनको टॉफी देते हो, चॉकलेट देते हो, जब वो काम करते हैं, पढ़ाई करके रोज आते हैं, स्टार देते हो, वेरी गुड देते हो, गुड देते हो, उन्हें स्कॉलरशिप देते हो बच्चों को। अब मेडिकल के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जो बच्चे फर्स्ट आते हैं। और दंड देकर भी, अब काम नहीं हुआ है, अब दंड एक तरीके से ये भी होता है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो उनके लिए खुद के लिए एक दंड होता है कि वो खुद को आत्म अनुभूति होती है उनको, या फिर आप एज अ टीचर, आप एज अ अध्यापक आप उसे दंड दे सकते हो। आगे देखते हैं जो मैंने आपको बताया, सफलता या असफलता पर पुरस्कार या दंड देना, जो सिंपल वर्ड में बहुत आसान है कि आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे दंड दीजिए, नहीं कर रहा तो आप उसे दंड दीजिए। ठीक है, अब प्रशंसा या निंदा। अब किसी बच्चे ने पेपर पास किया तो आप प्रशंसा करते हो, किसी ने नहीं किया तो आप उसकी निंदा इस तरीके से भी हो सकती है कि मान लीजिए आपने उसे कहा था काम करने के लिए, बच्चे को रोज कहा था, आप कहते हो काम करने के लिए, पर वो नहीं करता है, तो आप उसकी निंदा करते हो। कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बट अगर आप उसकी निंदा करते हो तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि उसे दोबारा ये चीज़ उसके साथ ना हो। फिर आवश्यकता का ज्ञान। अब देखिए आवश्यकता का ज्ञान क्या हो गया यहाँ पे, देखिए अब मोटिवेट रहने के लिए आपकी आवश्यकता भी महत्वपूर्ण होती है। आपको कुछ करना है जिंदगी में, या फिर कुछ भी चाहिए आपको, तो उसके लिए आपकी आवश्यकता है कि जो हमने एक तत्व स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंसान के अंदर कुछ भी करना हो तो आवश्यकता सबसे पहला चीज़ है। डॉक्टर बनना था तो आवश्यकता थी, डांसर बनना था तो उसके लिए भी आपके अंदर आवश्यकता आई थी कि आपको उसमें रुचि थी, आर्टिस्ट भी बनना था तब भी आपको एक रुचि आती है, इंजीनियर बनना है तो कुछ भी फील्ड ले लीजिए, नर्स बनना है, कुछ भी, तो आपकी सबसे पहली चीज़ें क्या है, आवश्यकता भी आपकी होनी चाहिए कि आपकी उसकी ज़रूरत है। फिर इसमें है रुचियों का बढ़ावा देना, क्योंकि रुचियाँ ऐसी चीज़ होती हैं जिससे आप उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अब पढ़ाई करने के लिए आप देखते हैं कि बच्चों को बोलना पड़ता है, पर ड्राइंग करने के टाइम पे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप उनकी रुचियों को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ बच्चों को जैसे सब्जेक्ट्स साइंस में होता है, मैथ्स में होता है, इंटरेस्ट होता है, किसी को हिंदी में इंटरेस्ट होता है, स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आप उनकी रुचियों को बढ़ावा देंगे और तो वो खुद ही अभी प्रेरित रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए आकांक्षा। कक्षा का वातावरण उचित बनाकर, यानी कि उनकी आकांक्षा क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, उससे भी अभी प्रेरित रहते हैं। फिर कक्षा का वातावरण उचित बनाकर, यानी कि जो क्लासरूम का जो माहौल है, जो क्लास का जो वातावरण है, आप उसको सही बना सकते हैं, उससे भी अभी प्रेरित रहेंगे। यानी कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुश रहें, यानी कि उनमें तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए, वो अभी प्रेरित रहने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के घटक, यानी कि अगर किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उसके इस अभिप्रेरित रहने के कारण होते हैं। ठीक है, पहला है वातावरण। ठीक है, अब बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, अगर वो वातावरण सही है, उसके अनुसार है, जहाँ वो खुश रहता है, या फिर उससे वो सब चीज़ें, अब लोग उसे अभिप्रेरित कर रहे हैं, चीज़ें उसे समझा रहे हैं, तो वो अभिप्रेरित रहेगा। ठीक है, दूसरा है उत्तेजना। अब उत्तेजना एक ऐसा बल होता है, अगर एक व्यक्ति उत्तेजित रहता है अपने कार्य के प्रति, उसमें उसे उस कार्य को दोहराने की, करने की बार बार जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो इसमें क्या बोला है, उत्तेजित व्यक्ति या तो वातावरण या तो वंशानुक्रम द्वारा क्रियात्मक कार्यों से उस पर प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी कार्य वो कर रहा है ना, क्रियात्मक कार्य जो रोज कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तेजित व्यक्ति जो उस चीज़ के प्रति उत्तेजित है, उसे चीज़ करनी ही है, तो ये उस पर असर ज़रूर करता है।
अब आगे जैसे है प्रोत्साहन, जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रोत्साहन एक ऐसा बल होता है जो अगर एक इंसान रुक भी गया है ना, तो उसके लिए एक, कह सकती हूँ कि एक इंसान रुक गया तो उसके लिए एक बल प्रेरक होता है कि उसे दोबारा करने के लिए उसको प्रेरित करता है। अगर कोई बच्चा पेपर में फेल हो गया है, अगर मान लीजिए वो किसी एग्जाम में फेल हो गया है, तो या तो वो, तो अगर कोई बड़ा इंसान उसको प्रेरित करता है कि नहीं तुम दोबारा कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोत्साहन के अभाव में व्यक्ति प्रेरित नहीं होता। जो कहा मैंने कहा कि अगर इसका अभाव होगा ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए आपने एक छोटे बच्चे ने साइकिल चलाई है, एक दिन पहले दिन वो गिर गया, दूसरे दिन वो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि अब तो मेरे को चोट लग गई। पर अगर कोई बड़ा व्यक्ति आके उसे समझाता है, उसके माँ बाप माता पिता समझाते हैं कि नहीं तुम दोबारा करो, तुम फिर से कर सकते हो उसको, तो वो उसको फिर से दोहराएगा ज़रूर और सीखेगा ज़रूर। तो अगर यहाँ पे ये बल नहीं आता ना, उसके माता पिता नहीं आते, तो वो कार्य नहीं करता। यानी कि इसके अभाव में क्या होता, इसके अभाव में, इस प्रोत्साहन के अभाव में, तो ना ही वो दोबारा साइकिल सीखता और ना ही वो बच्चे दोबारा एग्जाम देने बैठता और ना ही वो पास होता। यानी कि क्योंकि एक प्रोत्साहन एक ऐसा बल होता है जो एक इंसान को असफलताओं के बावजूद भी सफलता तक ले पहुंचाने तक एक जरिया होता है। तो ये बोला हुआ है कि प्रोत्साहन के अभाव में व्यक्ति प्रेरित नहीं होता। यानी कि अगर आपको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा और उसकी कार्य प्रणाली पर भी असर पड़ेगा। कार्य प्रणाली से मेरा तात्पर्य यही था कि आपने एक दिन तो काम कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, पर तीसरे दिन नहीं करोगे तो यहाँ पे आप रुक गए। पर अगर प्रोत्साहन आपको मिल गया तो ये चीज़ आपके चौथे दिन भी दोहराई जाएगी, आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ये बात बोला है कि अगर इसका अभाव होता है ना, अगर इसकी कमी होती ना, तो ये काम जो होता है यहीं रुक जाता, दोबारा नहीं होता। और अगर जब प्रोत्साहन मिला तो फोर्थ डे भी, आप चौथे दिन भी आपने काम को किया। तो प्रोत्साहन एक ऐसा घटक है जिसके होने पर मनुष्य अपनी असफलताओं को मापने लगता है। ठीक है, अब बच्चे को पता था कि उसने उसकी कमियां हैं, यहाँ पे उसको पता था कि उसका एग्जाम में फेल हुआ है, बट यहाँ पे वो क्या करेगा, जब उसको प्रोत्साहन मिला तो वो देखेगा कि हाँ भाई मेरी कमियां क्या थी, आखिर अगर मैं असफल हुआ हूँ तो क्यों हुआ हूँ। तो यहाँ पे उसकी सफलता या फिर असफलता वो दोनों को मापेगा और फिर उसी की वजह से वो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने समझ लिया प्रोत्साहन के बारे में क्या होता है। प्रोत्साहन के अभाव में व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है, यानी कि अगर प्रोत्साहन नहीं दोगे बच्चों को तो प्रेरित नहीं होंगे, उसकी कार्य प्रणाली पर असर होगा, बच्चे कार्य करेंगे ही नहीं, बीच में रुकने के बाद तो दूसरी बार उसे दोहराएंगे ही नहीं। प्रोत्साहन एक ऐसा घटक है जिसके होने पर मनुष्य अपनी सफलता को मापने लगता है, यानी कि वो कितना आगे बढ़ा है, कितना पीछे है। जैसे कि जब एक व्यक्ति कोई कार्य स्टार्ट करता है, जो मापने की बात में यहाँ पे हो रही है, कोई भी काम करता है तो वो ज़रूरी नहीं कि एक बार में सब कुछ कर लेगा। पहले दिन उसका जो लेवल होता है वो कम होता है, धीरे धीरे जब वो अपनी कमियों को सीखता है तो और आगे बढ़ता है, यानी कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो यही है कि आप जितनी तरीके आप आगे करोगे उससे आप सफलता पा सकते हो। आगे आकांक्षा, यानी कि व्यक्ति अपने उत्तेजनाओं के कारण प्रोत्साहित होते हुए अपने अपने स्वभाव या भावनाओं को आकांक्षाएं क्या होती है, आकांक्षा यानी कि जरूरत है, उसको क्या चाहता क्या है, और एक व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उसकी उत्तेजनाएं ये काम करती है। यानी कि यहाँ पे उत्तेजनाओं को महत्वपूर्ण बताया, यानी कि कुछ भी करने के लिए उसकी आकांक्षा क्या है, वो करना क्या चाहता है। तो ये सब इसके सामने आते हैं। आर्ट हो गया, कुछ भी फील्ड आप ले लीजिए, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से नहीं, हर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे देखिए दंड। अब देखिए, अब अभिप्रेरित रहने के लिए क्या, जब दंड का यहाँ पे क्यों होता है, देखिए दंड जब बच्चे केंद्रित नहीं होते हैं तो आपको दंड एक उसके लिए केंद्रित होने का काम करता है। कम नंबर आना, बच्चे ने तैयारी की किसी बड़े एग्जाम की, नंबर नहीं आया तो उसके लिए दंड ही तो है, कम नंबर आना उसके लिए एक दंड है। फिर है चयन ना होना, कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चे कितना प्रयास करते हैं एग्जाम के लिए, छोटे बच्चे नहीं पर बड़े बच्चे कितना प्रयास करते हैं, एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो वो उनके लिए दंड है कि यानी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, मेहनत करने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक चयन ना होना एक दंड ही है। फिर दंड से अभिप्राय बालक जो अपनी कमियों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण असफलता का शिकार हो जाता है। यानी कि ये दंड जो है ना, इसके कारण क्या होता है, बच्चे असमर्थ हो जाते हैं, वो समझने लगते हैं कि ये हो क्यों रहा है ना, और अपनी कमियों को सुधारते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा कि एक बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहला था कि वातावरण वो जिस माहौल में है
उत्तेजना, उसके अंदर कितनी उत्तेजनाओं की भावना है। फिर है प्रोत्साहन था, फिर आकांक्षाएं थी, जो उसके अंदर की उत्तेजनाएं जो होती हैं। फिर हमने एक दंड पढ़ा कि किन किन कारणों की वजह से बच्चे अभिप्रेरित रहते हैं, दंड मिलने के कारण। अब अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब हमारे सामने 4 सिद्धांत आते हैं अभिप्रेरणा के, जो हमें बताते हैं कि अभिप्रेरणा का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहले क्या है, तो अभिप्रेरणा के अंदर इसमें ये बोला कि एक इंसान के अंदर 2 ऊर्जाएं होती हैं, जो मैं आपको बताया, आंतरिक और दूसरा बाह्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के अंदर 2 ऊर्जाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य ऊर्जा। पहले क्या मैंने बताई, आंतरिक ऊर्जाएं, जिससे मनुष्य का वास्तविक रूप से संतुलन बनाने के लिए आंतरिक ऊर्जाओं का उपयोग करता है। यानी कि अब इंसान क्या करेगा, अपने खुद के स्वरूप यानी कि जो उसकी जिज्ञासा है पूर्ण करने के लिए वो किसका उपयोग करता है, आंतरिक ऊर्जाओं का। अब किसी भी कार्य को करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि उसे डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जाएं उत्पन्न होगी और उसी से उसके अंदर उत्तेजना और आकांक्षाएं उठती हैं। तो यही इसके अंदर हम ये सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे पहला वो है चालक का सिद्धांत, और दूसरा है सक्रिय सिद्धांत, तीसरा है आवश्यकता का सिद्धांत, और चौथा है क्रमिक सिद्धांत। आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत हमारे सामने क्या है, चालक का सिद्धांत। इसमें बोला हुआ है कि इसको किसने दिया था, R.S. वुडवर्थ ने। इसमें बोला है कि इस सिद्धांत के अनुसार वुडवर्थ मनुष्य की इंद्र, देखिए यहाँ पे किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताए, इंद्रियों की भूमिका को और स्वभाव को। यानी कि मनुष्य का इंद्रिय एवं स्वभाव को एक अग्रसित दिशा देने के लिए चालक का कार्य बताया गया। यानी कि चालक जो मैंने आपको समझाया था कि इंद्रियां जो आपकी होती हैं, अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ को करना है, आपकी इंद्रियां जो आपके 5 सेंसेस की बात होती है, उसको आप एक बिल्कुल आपको सतर्क रहना पड़ेगा, फिर उसका पूरा उपयोग करना, सक्रिय रूप से आपको करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इससे ही एक चालक जो होता है, एक इंसान जो होता है, वो उसके अंदर कार्य होता है। ठीक है, अर्थात जरूरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसके लिए जीवन शैली को अग्रसर करने के लिए मनुष्य की खुद की भावनाएं चालक होती है। जो मैंने बताया आपको, इंद्रियां, उसकी भावनाएं, जो अंदर उसकी 5 सेंसेस की बात करते हैं हम, उसकी भावनाएं के अंदर बात करते हैं। यानी कि एक इंसान के अंदर कार्य करने के लिए सबसे अहम भूमिका क्या होती है, उसके इंद्रियों की, उसकी भावनाओं की, जिसके कारण वो कोई भी कार्य को करेगा। यानी कि भावनाएं और जो ये चीज़ होती है, भावनाएं और जो उसके अंदर सेंसेस होते हैं, इससे ही उसका जो चालक है, जो एक इंसान जो कार्य को करता है। तो यही है कि चालक का सिद्धांत, एक इंसान किसके कारण किसी कार्य को कर रहा है, उसकी भावनाएं होगी, उसकी इंद्रियां हो गई। ठीक है, और इसी से क्या होगा, जब उसके अंदर कोई कमजोरी होती है, चीज़ों को करने के लिए वो जरूरत महसूस करता है, तो यहाँ पे ये चालक का सिद्धांत हमारे सामने आता है, जो किसने दिया था, R.S. वुडवर्थ ने। अब आगे देखते हैं सक्रिय सिद्धांत। इसमें क्या बोला है, इसको दिया था मेल्बो सोलेसवरी ने। और इसमें क्या बोला है कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को कार्य निर्धारित करते समय अपने इंद्रियों को शारीरिक मानसिक रूप से सक्रिय कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को सक्रिय करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप, क्योंकि अस्थिरता के रूप में आप कभी कार्य नहीं कर पाओगे। यानी कि मोटिवेट रहने के लिए, अभिप्रेरित रहने के लिए आपको अपने जो सेंसेस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और शारीरिक और मानसिक रूप से ताकि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो कर पाओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए, आवश्यकता, जो मैंने आपको बताया था कि आवश्यकता क्या होती है, एक इंसान की सबसे बड़ी एक कमजोरी, मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक इंसान में सबसे बड़ी जो चीज़ उत्पन्न होती है वो आवश्यकता ही होती है। चाहे वो आर्ट फॉर्म में कुछ में, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ कर रहा हो, तो अगर प्यास लगी है तो आपको प्यास लगेगी, आपको खुद ही एक आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि आपकी आवश्यकता है, आपकी एक शरीर की आवश्यकता है। तो वो क्या हो गया, आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है हमें, हेनरी मरे ने। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मनुष्य का विकास क्रमबद्ध होता है, परंतु हर क्रम का एक दूसरे से आंतरिक और बाह्य ढंग से जुड़ा होता है। जैसे हमें पानी की, मैंने आपको कहा कि आपको प्यास लगी, तो आंतरिक रूप से आपको जिज्ञासा आपके अंदर क्या थी, पानी पीने की। ठीक है, अब उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आप एक बाह्य रूप से आप कार्य करेंगे ना, पानी जाके पियेंगे, गिलास उठाएंगे, पानी पियेंगे, कार्य करेंगे, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का विकास क्रमबद्ध होता है, और परंतु हर क्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण किसी कार्य को करने के लिए उसकी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अब पानी पीने के लिए भी आपको आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता पड़ी, डॉक्टर बनने के लिए भी आपको बाह्य और आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकताएं पड़ेंगी,
कुछ भी करने के लिए आपको दोनों ही चीज़ों का रोल होता है और वो आपस में कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या था, आवश्यकता का सिद्धांत। वो क्या होता है, मतलब आपको किसी भी चीज़ के करने के लिए क्या होगी, सबसे पहले किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है। अब क्रमिक सिद्धांत देखते हैं। क्रमिक सिद्धांत क्या होता है, जो मैस्लो ने दिया है। क्रमिक सिद्धांत में यह होता है, देखिए अब किसी भी इंसान को कार्य करने, क्रमिक सिद्धांत ये एक, आप इस चार्ट से समझिए, ठीक है। मैं इससे आपको मैस्लो का क्रमिक सिद्धांत समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए इंसान की सबसे ज़रूरती साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान में सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, है ना। यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, यानी कि सबसे पहले ये उल्टा चल रहा है, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, आपको ये जो चीज़ें हैं, रोटी, जो भी आपको खाना पीना या फिर आपका घर हो गया, ये आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड है और इसी के लिए इंसान कार्य करता है। और जब ये पूरा हो जाता है ना, आप अच्छे से, आपके पास घर है, पैसे हैं, सब कुछ है, ये सब, इसके बाद आप आगे बढ़ते हो सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी, यानी कि आप यहाँ पे आप सिक्योरिटी चाहते हो अपने लाइफ के लिए, तो आप दूसरा स्टेप यहाँ पे हो गया अभी प्रेरित रहने के लिए, अब इसके लिए आप कार्य करोगे। अब ये जब पूरा हो जाता है तो आप आपके सामाजिक ज़रूरतें क्या है। अब सामाजिक ज़रूरतें का मतलब मेरा ये होता है कि आप समाज में क्या अपने आप को दर्शाना चाहते हो, इज्जत हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब ज़रूरतें आ जाती हैं। उसके बाद होते हैं एस्टीम नीड्स, यानी कि आपकी आंतरिक चीज़ें, या फिर मैं कहूँ तो यहाँ पे सम्मान की बातें आ जाती हैं यहाँ पे। फिर है सेल्फ इक्वलाइजेशन एंड नीड्स, यानी कि आत्म अनुभूति 5वें नंबर पे है, ठीक है। इसको मैं ढंग से आपको समझाती हूँ, देखिए यहाँ से देखते हैं। तो पहला क्या था इसने, मनोदेहिक या फिर देह, यानी कि सबसे पहले आप अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए, यानी कि आपको खाना पीना, आपका घर, ये सब आपकी ज़रूरतें होती हैं, इंसान की प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं। तो आपको सबसे पहले उसको करने के लिए आप प्रेरित रहते हो। अब नौकरी करते हो, जॉब करते हो, वो किस लिए करते हो, इसी वजह से करते हो, है ना, ताकि आप क्या कर सको, अपनी ज़रूरतों को पूरे कर सको। दूसरा है यहाँ पे सुरक्षा, यानी कि जब आपके ये सब चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, आप आवश्यकता देखते हो कि आप अपने लाइफ को और अच्छी करने की कोशिश करते हो। आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी वातावरण में क्या हो रहा है, उसकी ज़रूरतों से। फिर है स्नेह। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल गई। अब देखिए मनुष्य के विकास में प्रेम व स्नेह अमूल्य स्थान रहता है, यानी कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो, यानी कि प्रेम और स्नेह एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अर्थात किसी भी चीज़ से ईर्ष्या प्रेम की भावना ही विकास की दिशा निर्धारित करती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ के प्रति प्रेम स्नेह दिखाने लगते हो, उसके बाद, है ना, आपकी ज़रूरतें, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। फिर है प्रेम और आत्मसम्मान, जो आपकी चौथी स्टेज आती है, जहाँ पे आपने अपने खुद की प्राथमिक ज़रूरतें पूरी कर ली, तो आप क्या होगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पूर्ण रूप से पाने के बाद एक संतुष्टिजनक भावना जागृत होती है। यानी कि आपने क्या किया, आपने खुद के, क्या कह सकते हैं कि पहले आपने बेसिक नीड्स पूरी की, उसके बाद सिक्योरिटी आपको मिली, उसके बाद अपने प्रेम में सहानुभूति आपने ग्रहण किया, उसके बाद हो गया कि आप क्या कर रहे हो, प्रेम व आत्मसम्मान, यानी कि आप यहाँ पे आपके जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो चुका है, आप उसके प्रति समर्पित हो। अब वो पूर्ण होने के बाद आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ, जो मैं चाहता था वो हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, जो सम्मान की तरह महसूस होती है और उसी सम्मान को विश्लेषित करती है, यानी कि ये जो आपने सम्मान आपको मिला है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे और आपके अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। इन सब 4 स्टेप के होने के बाद आप पहुँचते हो आत्म अनुभूति पे। आत्मनिर्भर यानी आप खुद के जीवन में जाके देखोगे कि आपने अब तक किया क्या, यानी कि आपने जो भी चीज़ें करे हैं उससे आप कहाँ तक सही पहुँचे हो, कि आप कहाँ पर आप पहुँचे, कहाँ पर हो, ठीक है। तो ये क्या है, आत्म अनुभूति। तो यही था क्रमिक सिद्धांत, जो मैस्लो ने कहा कि एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते करते वो क्या करता है, इन 5 स्टेजों से गुजरता है, जहाँ पे आप बेसिक नीड्स से लेके सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, उसके बाद प्रेम, आत्मभूति, सम्मान, जो आपकी सोसाइटी में आपको मिलता है, जो आप अपने खुद के कौशलों को या फिर अपनी चीज़ों को करने के बाद ग्रहण करते हो। फिर होता है आत्मभूति, जहाँ पर आपका ये होता है कि हाँ, मैंने जो भी अपने जीवन में किया वो बहुत बढ़िया था, कुछ भी था, आप उससे अपने पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने जो भी किया आप उससे संतुष्ट हो कि नहीं, ठीक है। तो यही था मैस्लो का सिद्धांत, जिन्होंने क्रमिक सिद्धांत कहा है। तो यही थी बेसिक अभिप्रेरणा के बारे में हमने समझा। तो बेसिकली हमने आज के क्लास में ये समझ लिया है कि अभिप्रेरणा क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे दूं या फिर पीछे से समझाने की कोशिश करूं, तो अब तक हमने इसमें क्या क्या समझा था शॉर्ट फॉर्म में।
अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों जुड़े होते हैं। अधिगम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अभिप्रेरणा की जरूरत महसूस है। क्रिएट फ्रेंड ने बताया कि क्यों का जवाब दिया था हमको, क्यों कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। दूसरा हमने प्रेरक के बारे में पढ़ा था, हमारी खुद की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो एक हमको नियमित रूप से कार्य करवाता है। दूसरा हमने पढ़ा था गुड की थ्योरी। गुड ने बताया कि नियमित चीज को अब कार्य को करने के लिए आप नियमित रहना चाहते हैं। फिर आपने पढ़ा था स्किनर के बारे में। स्किनर ने क्या बोला? राजमार्ग, गोल्डन पाथवे बोला। फिर हमने पढ़ा प्रेरणाओं के बारे में, आंतरिक और बाह्य, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। उसके बाद हमने पढ़ा था जो बेसिक हमने आंतरिक के बारे में पढ़ा, भूख प्यास नहीं, जहाँ पे हमें किसी और चीज़ की बाहरी तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद के लिए काफ़ी हैं, ठीक है, हम अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी अभिप्रेरणाओं को पूर्ण करने के लिए। बाहर में हमने पढ़ा कि ये चीज़ हमें बाहरी तत्वों से मिलती है जो हमें अपने कार्य श्रृंखला को हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। फिर हमने पढ़ा प्रेरक के 4 सोपान, यानी कि आप किसी इंसान का प्रेरक जो होता है, एक जो प्रेरणा होती है वो कैसे काम करती है। आवश्यकता के बारे में पढ़ा, हमारी ज़रूरत क्या है बेसिक। उसके बाद हमने पढ़ा चालक, अब आवश्यकता को बढ़ाने के लिए चालक सामने आएगा जो आपकी आवश्यकता को पूर्ण करेगा। प्रोत्साहन, उसके बाद आता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के जरिए आप क्या कर सकते हो? उस चीज़ को आगे बढ़ा के इस चीज़ को दोबारा कर सकते हो, प्रेरित हो सकते हो। फिर हमने इन तीनों के समायोजन से लक्ष्य प्राप्ति होती है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन के जरिए। ये लक्ष्य प्राप्ति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अभिप्रेरणा की विधि पढ़ा, पुरस्कार दंड देकर कैसे बच्चों का अभिप्रेरित किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा अभिप्रेरणा के घटक, आखिर अगर किसी बच्चा अभिप्रेरित होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका वातावरण हो गया, उसकी उत्तेजना, उसके अंदर की एक भावना होती है, उसके प्रोत्साहन, एक जो बाहरी तत्व हमको प्रोत्साहित करता है। उसके बाद आकांक्षाएं हो गई, आप क्या, आपकी उत्तेजनाएं कहाँ हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, वो सामने आती हैं। उसके बाद दंड हो गया। अब अभिप्रेरणा के 4 सिद्धांत हमने पढ़े, चालक का सिद्धांत, सक्रिय का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत और कर्मी का। चालक का सिद्धांत पढ़ा कि आपने किसी भी कार्य को करने के लिए चालक की एक अहम भूमिका होती है, जो किसने दिया था? R.S. वुडवर्थ ने दिया था। उसके बाद हमने सक्रिय सिद्धांत पढ़ा, जहाँ किसने दिया था? मेल्मो सोलेसवरी ने दिया है। उसके बाद हमने क्रमिक सिद्धांत पढ़ा मैस्लो का। तो ये सब हमने बेसिकली अभिप्रेरणा का बारे में पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीटेट के जो टॉपिक्स हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको और कवर करेंगे। धन्यवाद।